नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंह आठिया और आज की हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 10 का अध्याय नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज, जो कि इसके जो लेखक हैं उनका नाम है यशपाल और यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, तो यशपाल जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, उनका जो विवरण है वो सब दिया हुआ है कि यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और संजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जो हमारा लखनवी अंदाज है, ये जो इनका अध्याय है, इसके बारे में वो क्या लिखते हैं कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल एक पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, जो वास्तविकता में बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना नहीं होगा कि आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। और आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि ऐसा आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी किसी न किसी को इस टाइप में व्यवहार करते हुए, बनावटी जीवन शैली दिखाते हुए, अपनाते हुए देखा होगा। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। तो होपफुली आप सब जुड़ गए हैं, है ना? तो फटाफट से लाइव चैट में लिख करके बताइए फटाफट से कि क्या शुरू करें चैप्टर को शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर को शुरू किया जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज कि मुसाफिर की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान से प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता से हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया,
किबला शौक फरमाएं, यानी कि चलिए आप ही लीजिए। ठीक है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के संपूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक में छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियत फांके देकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। देखिए क्या बच्चों, आपके भी मुंह में पानी आ रहा है क्या? फटाफट से लिख करके बताइए। जिस तरह से ये स्पष्ट हो रहा है, ये जैसे जैसे हम इस चीज़ को सुन रहे हैं, क्या आपके मुंह में भी पानी आ रहा है क्या? लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाई, यानी आप ही खाइए। ठीक है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, यानी इस तरह से आनंद लेते हैं ना हम सूंघ करके, उस तरीके से। ठीक है। मुंह में भर आए पानी की घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। अरे ये क्या हुआ? नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को धीरे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो चलिए यही इस कहानी का मूल उद्देश्य था कि बिना खाए सिर्फ सुगंध से, सिर्फ स्वाद को महसूस करने से, यानी स्वाद की कल्पना से अगर डकार आ सकती है, तो क्या बिना विचार के, बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से क्यों नहीं कोई नई कहानी बन सकती? ठीक है। तो चलिए ये अध्याय आपको होपफुली बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, इसके करते हैं हम प्रश्न अभ्यास। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। एक बहुत ही शानदार सी पीडीएफ आपके सामने है, अध्याय नंबर 12 लखनवी अंदाज। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। तो मुझे बताइए कि कौन कौन बच्चा जो कलम और पेन लेकर के बैठे हैं, कौन कौन बच्चा कलम और पेन लेकर के बैठे हैं, जो नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी फॉर द नोट्स, लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल आप तैयार हैं? बिल्कुल सही। चलिए प्रश्न 1 है कि लेखक को नवाब साहब के
किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। मतलब लेखक को नवाब साहब को देखकर ऐसा क्यों लगा कि वो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए राजी नहीं है, यानी बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उनमें, है ना। तो कैसे लगा, देखिए उत्तर लिखेंगे आप इसका कि भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ देर बाद में डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। तो इन हाव भावों से देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो चलिए यहाँ पर कुछ मात्रात्मक गलती हुई, आप सही कर लीजिएगा। अंततः सूंघ कर ही खिड़की से फेंक दिया, ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्ची छिड़का और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनके नवाबी ठस्क दिखाता था। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपने नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति और स्वभाव को इंगित करता है। यहाँ पर समझ में आया? ठीक है, अगला प्रश्न है बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा और इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही क्या होती है, एक कहानी होती है। अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो जनरली आप ये लिख सकते हैं कि हम इस निबंध को दूसरा जो नाम देना चाहेंगे वो ये है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, या नवाबी का दिखावा, ये भी बोल सकते हैं। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी भी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति थी, मौजूद थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगले में 2 पार्ट है। क्या है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आप इस पूरी कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो यहाँ पर भी आप स्वयं इसको प्रश्न को कीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न है खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो देखिए आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि नवाबों की सनक और शौक यह रही है कि वे अपनी वस्तु हैसियत आदि को बड़ा चढ़ा कर दिखाते और बताते हैं। वे बात बात में दिखावा करते हैं। एक बार लखनऊ के नवाब जो प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। यानी इस तरह से आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिख सकते हैं कि एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा नवाब साहब क्या खा रहे हो? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया बादाम। नवाब साहब ने जेब से हाथ डालकर अभी निकाला ही था, उसका पैर मुड़ा और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान गिर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम नहीं था, सारी की सारी मूंगफलियां थी। अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। देखिए कितनी खराब परिस्थिति हुई नवाब साहब के साथ। इसलिए कभी भी अपनी वास्तविक परिस्थितियों को हमेशा दिखाना चाहिए, कभी भी बच्चों दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ बिल्कुल, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है।
वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिसमें वजीरगंज अस्पताल से दूरी मिटकर 1/4 रह गई। उनकी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आपका अध्याय जो है वो पूरा होता है। लखनवी अंदाज किस तरह से, और ये बादाम वाली कहानी तो बच्चों बहुत ही मजेदार आपको लगी होगी, है ना। तो फटाफट से मुझे एक बार बताइए कि कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा अध्याय, और एक बार कमेंट करके आवश्यक रूप से बताइएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीख ली। ठीक है, इस कहानी से जो भी सीख ली वो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा, और अवश्य बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। और इसी के साथ अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।